हेलो फ्रेंड्स, डेनी क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान की जलवायु आज हम देखने वाले हैं। राजस्थान की ज्योग्राफी में राजस्थान की जलवायु आज हम करके चलेंगे। राजस्थान की जलवायु एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से वेरी इंपॉर्टेंट है। आजकल ज़्यादातर क्वेश्चन जलवायु, मिट्टी इनमें से पूछे जाते हैं, इसलिए एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। राजस्थान के किसी भी एग्ज़ाम की आप बात कर लो, चाहे राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी हो, पटवारी हो, रीट हो, ग्राम सेवक, जिसमें राजस्थान की ज्योग्राफी आती है उसमें ये इम्पोर्टेंट है। सीधे यहाँ से प्रश्न आते हैं। अब जलवायु की मैं आपको बात बताऊं तो यहाँ रटना नहीं है आपको। अगर आप रटने बैठोगे तो भूलोगे। थोड़ा सा माइंड लगाना कि ये चीज़ इस तरह से होती है तो आप नहीं भूलोगे। माइंड लगाना है, रटने का काम नहीं करना। ये मत सोचना क्लास चल रही है, आराम से सुनना और थोड़ा सा माइंड यूज करना, कभी नहीं भूलोगे। सारी चीज़ें अपने आप याद हो जाएंगी। जो मैं बता रहा हूँ उसको थोड़ा सा फोकस करना, अच्छे से सुन के चलना। तो चलिए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, राजस्थान की जलवायु की हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं मौसम की। मौसम क्या होता है? मौसम वायु की अल्पकालीन अवस्था है। मौसम बदलता रहता है। जैसे आपने गाना भी सुना होगा कि मौसम की तरह तुम बदल तो नहीं जाओगे, अर्थात मौसम जल्द ही बदलता रहता है। मौसम 1 घंटे में भी बदल सकता है, 2 घंटे में भी बदल सकता है, 5 घंटे में भी बदल सकता है, 1 दिन में भी बदल सकता है, 2 दिन में भी बदल सकता है। तो मौसम वायु की अल्पकालीन अवस्था है जो बदलता रहता है। उसके बाद में हम बात करें मानसून क्या होता है। आपने नाम सुना होगा कि मानसून आने वाला है। केरल के तट पर मानसून प्रवेश कर चुका है, मानसून आने वाला है। तो ये मानसून क्या होता है? मानसून की थोड़ी सी बात करें तो जो मानसून शब्द है, इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो अरबी भाषा का शब्द है मौसिम। मौसिम से इसकी उत्पत्ति हुई है। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा का शब्द है मौसिम। मौसिम से उत्पत्ति हुई है और इसका अर्थ होता है मौसम। मौसिम का अर्थ होता है मौसम। इसकी उत्पत्ति की बात करें तो अरबी भाषा के शब्द से हुई है। अब हम बात करते हैं जलवायु की। जलवायु वायु की वो अवस्था है जो लंबे समय तक चलती रहती है। लंबे समय तक जो चलेगी वो जलवायु होती है। तो जलवायु ऐसी होती है जो लंबे समय तक चलती है। जलवायु का निर्धारण कैसे करेंगे? जिस क्षेत्र की हम बात करेंगे वहाँ वर्षा कितनी हो रही है, वहाँ आर्द्रता कितनी है, वहाँ तापमान कितना है, ये जलवायु को निर्धारण करने के कारक होते हैं। जैसे आप किसी भी क्षेत्र में निवास करते हो, वहाँ की जलवायु का निर्धारण वहाँ की वर्षा से, आर्द्रता कितनी है, टेम्परेचर कितना है, उससे जलवायु का निर्धारण होता है। थोड़ा सा सोचना, माइंड लगाना, रटने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे सारा सब कुछ आपके अपने आप समझ में आ जाएगा। उसके बाद में हम बात करें कि राजस्थान की जलवायु को मरुस्थलीय जलवायु कहा जाता है। आपको पता है राजस्थान के 61.11% भाग पर मरुस्थल फैला हुआ है। तो जो राजस्थान की जो जलवायु होगी वो मरुस्थलीय जलवायु होगी। और ये जो मरुस्थलीय जलवायु है ये लगभग 12 जिलों में फैली हुई है। अब ये 12 जिले कौन से होंगे? जो मरुस्थल की तरफ होंगे, मरुस्थलीय क्षेत्र में होंगे, वो 12 जिले होंगे। मैंने आपको पहले भी इन 12 जिलों के बारे में बताया था, ट्रिक से बताया था। वापस बता रहा हूँ, अच्छे से सुनना। 4 जिले तो हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय जिले हो जाएंगे जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। 2 जिलों की हम बात करेंगे तो इनके पास वाले हो जाएंगे। श्रीगंगानगर के पास पड़ता है हनुमानगढ़ और एक हो जाएगा जोधपुर। 6 जिले तो ये हो जाएंगे जो शुष्क जिलों में आते हैं। 6 जिले अर्ध शुष्क में आते हैं, वो हो जाएंगे। अब ये 6 जिले आपको याद रखने हैं। एक तो शेखावाटी से, शेखावाटी में 3 जिले आते हैं, सीकर, चुरू और झुंझुनू। तो एक तो शेखावाटी से ध्यान रखने हैं। एक आपको ध्यान रखने हैं जापान से। जापान से आपको 3 जिले याद रखने हैं, जा से जालोर, पास से पाली, जापान न और न से नागौर। इस तरह से ये टोटल 12 जिले मरुस्थलीय जिले हो जाएंगे, आपको ध्यान रखना है। अब हम उसके बाद में बात करें, मरुस्थलीय जलवायु राजस्थान के लगभग 60% भाग पर पाई जाती है, ये हमने बात की। इसके अलावा बात करें जयपुर, टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, करौली, सवाईमाधोपुर और अलवर भरतपुर जिलों में अर्धशुष्क जलवायु भी पाई जाती है।
उसके बाद में है बारां, झालावाड़, बांसवाड़ा आदि जिलों में आर्द्र जलवायु पाई जाती है। बारां, झालावाड़, बांसवाड़ा यहाँ पर आर्द्र जलवायु पाई जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कौन से ज़िले में होती है? झालावाड़ में ही होती है, क्योंकि ये आर्द्र क्षेत्र है, यहाँ बरसात भी अधिक होती है। यहाँ जो बरसात होती है वो बंगाल की खाड़ी से होती है, आगे चलकर देखेंगे किस तरह से वर्षा होती है। तो बारां, झालावाड़ और बांसवाड़ा ये राजस्थान के आर्द्र जिलों के अंतर्गत आते हैं, आपको ध्यान रखना है। राजस्थान का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। केवल डूंगरपुर, बांसवाड़ा जिले का कुछ भाग ही उष्ण कटिबंध में स्थित है। कर्क रेखा डूंगरपुर को छूती हुई बांसवाड़ा के बिल्कुल मध्य से गुजरती है। राजस्थान में कर्क रेखा की कुल लंबाई 26 किलोमीटर है। तो जो कर्क रेखा राजस्थान में है वो 2 जिलों में, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, तो ये जो क्षेत्र आएगा ये उष्ण कटिबंध में आएगा, और इसके जो ऊपर वाला जो संपूर्ण क्षेत्र है वो उपोष्ण कटिबंध में आएगा। उपोष्ण, तो उपोष्ण कटिबंध में सारा क्षेत्र आएगा। केवल बांसवाड़ा और डूंगरपुर का कुछ भाग ही उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है, ध्यान रखना है आपको। उसके बाद में हम बात करें, राजस्थान में दक्षिणी पश्चिम मानसून के कारण अधिक वर्षा नहीं हो पाती, क्योंकि अरावली पर्वत श्रृंखलाएं अरब सागर से उठने वाली दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं के चलने की दिशाओं के समानांतर हैं, इसलिए मानसूनी पवनों के मार्ग में बाधक नहीं बन पाती। मतलब ये है कि राजस्थान में जो दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, तो जो अरब सागर से उठने वाली मानसूनी पवनें होती हैं वो दक्षिण पश्चिम से आएंगी, दक्षिण पश्चिम से आते हुए अरावली के समानांतर गुजर जाएंगी। जो अरावली की स्थिति है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है, और इसी दिशा में ये मानसूनी पवनें भी चलती हैं। तो जो अरावली पर्वतमाला है वो मार्ग में अवरोधक का कार्य नहीं कर पाती है, और ये हवाएं समानांतर ही निकल जाती हैं। इसीलिए राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में अधिक वर्षा नहीं हो पाती। अगर अरावली की स्थिति कुछ और होती तो राजस्थान में वर्षा ज़्यादा होती। तो अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए कि दक्षिण पश्चिम मानसून से राजस्थान में अधिक वर्षा नहीं हो पाती क्योंकि अरावली उसके समानांतर है, तो ये पॉइंट सही होगा। अरावली की स्थिति भी दक्षिण पश्चिम मानसून के समानांतर ही है, मार्ग में अवरोधक का कार्य ये नहीं कर पाती, ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में 90% से भी अधिक वर्षा जून के अंत से जुलाई, अगस्त, सितंबर तक होती है, जो दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं से होती है, ये आपको ध्यान रखना है। दिसंबर जनवरी में जो शीतकालीन वर्षा होती है वो उत्तर पश्चिमी राजस्थान में भूमध्य सागर से उत्पन्न पश्चिमी विक्षोभों से होती है, जिसे मावट कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में जो शीतकालीन वर्षा होती है वो भूमध्य सागर में उठे पश्चिमी विक्षोभों से होती है, चक्रवात से होती है। शीतकालीन वर्षा चक्रवाती वर्षा होती है, पश्चिमी विक्षोभों के कारण ये वर्षा होती है जो भूमध्य सागर से उठने वाले पश्चिमी विक्षोभों से होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो शीतकालीन वर्षा है इसे हम मावट कहते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है, इसे मावट कहते हैं। और ये रब्बी की फसल के लिए बहुत लाभदायक होती है। रब्बी, गेहूं, जौ, चना, सरसों, इनको रब्बी की फसल कहा जाता है। उनके लिए ये अति महत्वपूर्ण होती है, लाभदायक होती है। इसे गोल्डन ड्रॉप्स भी कहा जाता है, सुनहरी बूंदे भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं, वो कौन कौन से कारक हैं जो जलवायु को प्रभावित करते हैं, जलवायु के निर्धारण में आवश्यक हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति, राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति क्या है? 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश पर राजस्थान है, अर्थात कर्क रेखा के ऊपर ही राजस्थान है। इसलिए राजस्थान में अधिक गर्मी भी नहीं पड़ती, अधिक सर्दी भी नहीं पड़ती। अगर यही राजस्थान की स्थिति कुछ नीचे होती, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा के आसपास होती, तो यहाँ गर्मी अधिक पड़ती, ये आपको ध्यान रखना है। तो राजस्थान का दक्षिणी भाग उष्ण कटिबंध में तथा अधिकांश भाग उपोष्ण कटिबंध में आता है, ये हमने अभी बात की थी। राजस्थान का अधिकांश भाग उपोष्ण कटिबंध में होने के कारण तापांतर अधिक पाए जाते हैं। राजस्थान का अधिकांश भाग उपोष्ण कटिबंध में है, तापांतर अधिक होते हैं। मतलब जो
ताप में जो अंतर पाया जाता है वो अधिक पाया जाता है। इसके बारे में भी और हम चर्चा करेंगे। समुद्र तट से दूरी महाद्वीपीयता, राजस्थान की समुद्र तट से दूरी अधिक है, इसलिए यहाँ वर्षा भी कम हो पाती है। अभी हम बात करें महाराष्ट्र मुंबई की, जहाँ भी बाढ़ के हालात है, बाढ़ आ रही है, वहाँ समुद्र तट से दूरी बहुत कम है, इसलिए वहाँ वर्षा अधिक होती है। राजस्थान की समुद्र तट से दूरी अधिक होने के कारण वर्षा भी बहुत कम हो पाती है, क्योंकि जो समुद्र में जो आर्द्रता है, जो नमी है, जो वहाँ पे जो उच्च वायुदाब बनता है, उसी से वर्षा होती है, और जो धरातल पर निम्न वायुदाब बनता है उसी से वर्षा होती है। पवनें हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। अब जब राजस्थान में समुद्र तट से दूरी अधिक है, हम आर्द्रता ही नहीं प्राप्त कर पाएंगे, तो वर्षा अधिक कैसे होगी, तो ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान की समुद्र तट से दूरी अधिक होने के कारण राजस्थान की जलवायु पर समुद्र की समकालीन जलवायु का प्रभाव नहीं पड़ पाता। अतः तापमान में महाद्वीपीय जलवायु गर्म शुष्क की तरह अधिक विषमताएं पाई जाती हैं, जिसमें नमी कम होती है। फिर धरातल या उच्चावच, धरातल की बनावट का किसी क्षेत्र की जलवायु पर सीधा प्रभाव पड़ता है। समुद्र तल से ऊंचाई उस स्थान के तापमान व आर्द्रता को प्रभावित करती है। समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है वो तापमान को भी प्रभावित करती है और आर्द्रता को भी प्रभावित करती है। जैसे राजस्थान में सबसे ऊंचा शिखर गुरु शिखर है, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। गुरु शिखर पर हम जाएंगे, वहाँ की बात करेंगे तो वहाँ तापमान कम ही मिलेगा। तापमान कम क्यों मिलेगा? क्योंकि उसकी ऊंचाई अधिक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान का अधिकांश भाग समुद्र तल से 370 मीटर से भी कम ऊंचा है, इसलिए यहाँ के अधिकांश भाग में उच्च तापमान व आर्द्रता की कमी पाई जाती है। ग्रीष्म ऋतु में उत्तर पश्चिम से आने वाली पवनें शुष्क व गर्म होती हैं, अतः जब ये इस प्रदेश से गुजरती हैं तो यहाँ के वातावरण को गर्म कर आर्द्रता को और कम कर देती हैं, फलस्वरूप वर्षा की संभावना और कम हो जाती है। फिर हमने मावठ की हम बात कर चुके हैं, जो रब्बी की फसल के लिए बहुत लाभदायक होती है। उसके बाद में हम बात करें अरावली पर्वत श्रेणी की स्थिति। अरावली पर्वत श्रेणी की स्थिति के बारे में मैंने आपको अभी बताया था। अरावली की जो स्थिति है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है, और जो राजस्थान में मानसून आता है वो भी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर ही आता है, तो ये अरावली के समानांतर ही गुजर जाता है। इसलिए राजस्थान के पश्चिम भाग में अधिक वर्षा नहीं हो पाती, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये मार्ग में अवरोधक का कार्य नहीं कर पाती। तो अरावली की स्थिति भी राजस्थान में वर्षा कम होने का कारण है, ये आपको ध्यान रखना है। समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई, माउंट आबू की हमने बात करी, गुरु शिखर की हमने बात करी, तो जहाँ समुद्र तल से ऊंचाई अधिक होगी वहाँ टेम्परेचर भी कम होगा, तापमान अधिक नहीं होगा। जलवायु के आधार पर राजस्थान में मुख्यतः 3 ऋतुएं पाई जाती हैं: ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु की हम बात करें तो ये मार्च से लेकर जून, मध्य जून तक ये चलती है, ग्रीष्म ऋतु की हम बात करें। उसके बाद में वर्षा ऋतु की बात करें तो मध्य जून से सितंबर तक हमारे वर्षा ऋतु चलती है। उसके बाद में शीत ऋतु अक्टूबर से फरवरी तक शीत ऋतु चलती है। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु की। मार्च में सूर्य विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा की हम बात कर रहे हैं, भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है। सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकेगा, लंबवत चमकेगा। धीरे धीरे ये कर्क रेखा की ओर आएगा, अर्थात राजस्थान की ओर आएगा, तो धीरे धीरे ये कर्क रेखा की ओर बढ़ता है। और जब हम बात करेंगे मार्च के महीने की, तो ये सीधा कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। इसी कारण यहाँ पर तापमान बढ़ जाता है। राजस्थान में जो ग्रीष्म ऋतु आती है वो मार्च से जून के मध्य तक आती है। क्यों आती है? सूर्य यहाँ पर सीधा चमकने लग जाता है, कर्क रेखा पर सीधा चमकता है और टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है। इस समय संपूर्ण राजस्थान का औसत टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस के लगभग होता है। पश्चिमी राजस्थान की हम बात करें तो जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, चूरू व फलोदी तथा पूर्वी भागों में यथा धौलपुर में उच्चतम तापमान 45 डिग्री से 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यहाँ निम्न वायुदाब का केंद्र उत्पन्न होता है। निम्न वायुदाब केंद्र यहाँ बन जाता है, जिससे धूल भरी आंधियाँ भी चलती हैं। सर्वाधिक धूल भरी आंधियाँ श्री गंगानगर में चलती हैं।
श्रीगंगानगर में सर्वाधिक आंधियाँ चलती हैं, ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा गया है। धरातल के अत्यधिक गर्म होने पर मेघ रहित आकाश में सूर्य की सीधी किरणों की गर्मी के कारण पश्चिम से पूर्व की ओर चलने वाली तेज गर्म हवाएं, जिन्हें यहाँ लू कहते हैं, चलती हैं, जो यहाँ के तापमान को और शुष्क कर देती हैं। हवा गर्म होकर ऊपर उठती है तथा ठंडी हवा उसका स्थान लेने के लिए उस ओर बहती है, जिसके फलस्वरूप संवाहनिक धाराओं की उत्पत्ति होती है तथा वायु के भंवर बन जाते हैं, और इन भंवर को ही हम बबूल्या कहते हैं। राजस्थान में स्थानीय भाषा में इन भंवरों को बबूल्या कहा जाता है। अगर ये अधिक ज़्यादा हों, ज़्यादा विनाशकारी हों, तो ये चक्रवात का भी रूप ले लेते हैं। तो इन भंवरों को स्थानीय भाषा में बबूल्या कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में आंधियों की संख्या उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर कम होती जाती है। सर्वाधिक आंधियाँ मैंने बताया आपको श्रीगंगानगर में चलती हैं, और न्यूनतम आंधियों की बात करें तो झालावाड़ में न्यूनतम आंधियाँ चलती हैं। सर्वाधिक श्रीगंगानगर, न्यूनतम झालावाड़। अब कुछ इम्पोर्टेंट बिंदु हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। जैसे सर्वाधिक तापमान वाला जिला, तो सर्वाधिक तापमान वाला जिला चूरू हो जाएगा। न्यूनतम तापमान वाला जिला भी चूरू ही होगा। आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो देखते होंगे कि चूरू में आज इतनी ठंड पड़ी, 0 डिग्री सेल्सियस पर चूरू का तापमान चला गया। गर्मियों में बात करें तो चूरू का तापमान अधिकतम चला जाता है। तो हम बात करें सर्वाधिक तापमान वाला जिला चूरू, न्यूनतम तापमान वाला जिला भी चूरू होगा। सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला जैसलमेर होगा। दैनिक तापांतर वाला जिला जैसलमेर होगा। क्यों होगा? यहाँ पे रेत के टीले पाए जाते हैं, धोरे पाए जाते हैं, तो दिन के समय ये अत्यधिक गर्म हो जाते हैं और रात के समय अत्यधिक ठंडे हो जाते हैं। तो दैनिक तापांतर, तापमान में जो अंतर रहता है वो जैसलमेर में ही रहता है। सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला चूरू होगा। राजस्थान का सर्वाधिक शुष्क स्थान, राजस्थान के सर्वाधिक शुष्क स्थान की बात करेंगे तो फलोदी जोधपुर होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं वर्षा ऋतु की, जो मध्य जून से सितंबर तक होती है। राजस्थान में लगभग 90% वर्षा जुलाई से सितंबर के दौरान होती है। मध्य जून के बाद राजस्थान में मानसूनी हवाओं के आगमन से वर्षा होने लगती है। अप्रैल से जून तक के अत्यधिक तापमान की वजह से वायुदाब कम होने के कारण उत्तर पश्चिम एवं पश्चिमी भारत में एक निम्न वायुदाब केंद्र उत्पन्न हो जाता है, जबकि हिंद महासागर एवं बंगाल की खाड़ी में जल की उपस्थिति से कम तापमान के कारण उच्च वायुदाब होता है। हिंद महासागर की बात करें, जहाँ जल अथाह जल है, जल की उपस्थिति अधिक है, वहाँ उच्च वायुदाब केंद्र बनेगा। और जहाँ हम धरातल की बात करें तो यहाँ पर निम्न वायुदाब केंद्र उत्पन्न हो जाता है। अत्यधिक गर्मी से निम्न वायुदाब केंद्र बनता है। पवनें हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। पवनें हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। तो इसी कारण हिंद महासागर से हवाएं आर्द्रता लेते हुए तिब्बत के पठार की ओर चलने लगती हैं। दक्षिण पश्चिम दिशा से चलने के कारण ही हम इसे दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। ये हवाएं आर्द्रता से परिपूर्ण होती हैं, इसलिए इन्हें हम मानसूनी हवाएं कहते हैं। अब इनकी 2 शाखाएं पाई जाती हैं, एक तो बंगाल की खाड़ी और एक अरब सागर। सबसे पहले हम बंगाल की खाड़ी शाखा की बात करें तो राजस्थान में अधिकांश वर्षा बंगाल की खाड़ी शाखा से ही होती है। बंगाल की खाड़ी की मानसूनी पवनें गंगा यमुना के संपूर्ण मैदान को पार करके राजस्थान में प्रवेश करती हैं। ये जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है, ये गंगा यमुना के संपूर्ण मैदान को पार करेंगी, उसके बाद में ये राजस्थान में प्रवेश करेंगी, अर्थात ये अपनी नमी को खो चुकी होती हैं। इनमें जो नमी होती है वो बहुत कम बचती है, इसलिए यहाँ पर ये बहुत कम वर्षा करा पाती हैं। फिर भी बंगाल की खाड़ी से जो वर्षा होती है राजस्थान में, वही अधिकांश वर्षा बंगाल की खाड़ी से ही होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अरावली पर्वत के कारण ये राजस्थान के पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी भाग में ही वर्षा करती हैं। राजस्थान का उत्तर व पश्चिमी भाग अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश होने के कारण बहुत कम वर्षा प्राप्त कर पाता है, ये हमने पहले भी देखा था। इन मानसूनी हवाओं को यहाँ पूर्वैया कहा जाता है। ये जो मानसूनी हवाएं हैं,
इनको पूर्वैया कहा जाता है। पूर्व की ओर से ये हवाएं आती हैं तो इसलिए इन्हें हम पूर्वैया कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अरब सागरीय मानसून की बात करें तो ये 3 भागों में विभाजित हो जाता है। इसकी जो पहली शाखा आएगी वो केरल के मालाबार तट से प्रवेश करती है। भारत में मानसून का जो प्रवेश द्वार है वो केरल का मालाबार तट ही है। तो प्रथम शाखा केरल के मालाबार तट पर वर्षा करती है। दूसरी शाखा नर्मदा घाटी की तरफ प्रवाहित होकर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश व कर्नाटक के कुछ भागों में वर्षा करती है। अरब सागरीय मानसून की तीसरी शाखा कच्छ, सौराष्ट्र में प्रवेश कर अरावली पहाड़ियों के समानांतर आगे बढ़ जाती है तथा हिमालय में धर्मशाला के आसपास हिमालय के पर्वतों से टकराकर वहां वर्षा करती हुई वापस लौट जाती है तथा लौटते हुए वर्षा राजस्थान में करती है। वापस आते हुए लौटते हुए राजस्थान में वर्षा करती है और राजस्थान के उत्तर पश्चिम भागों में थोड़ी बहुत वर्षा कर पाती है क्योंकि अरावली के समानांतर निकल गई। आगे चलकर हिमाचल की तरफ ये वर्षा कर पाती है, लौटते हुए ये राजस्थान में वर्षा करती है, इसलिए राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में बहुत कम वर्षा हो पाती है। हम बात करें शीत ऋतु की तो अक्टूबर से फरवरी तक हमारी शीत ऋतु चलती है। शीत ऋतु का काल अक्टूबर से प्रारंभ हो जाता है, लेकिन मानसून के प्रत्यावर्तन का काल लौटता हुआ मानसून अर्थात अक्टूबर नवंबर के बाद दिसंबर से ही वास्तविक रूप में शीत ऋतु प्रारंभ होती है। राजस्थान में दिसंबर से फरवरी के अंत तक का काल वास्तविक शीत ऋतु का काल होता है। इस ऋतु में उत्तरी एवं मध्य एशिया में सभी जगह तापमान बहुत कम होने से उच्च वायुदाब केंद्र विकसित हो जाते हैं। दूसरी ओर हिंद महासागर में निम्न वायुदाब केंद्र बन जाते हैं। फलस्वरूप मानसूनी हवाएं उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर अर्थात उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलने लगती हैं। मैंने बताया था हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर ही चलेंगी। मध्य एशिया एवं भूमध्य सागरीय क्षेत्रों से आने वाली ये हवाएं अपने साथ कुछ आर्द्रता भी लाती हैं। शीत ऋतु में राजस्थान में भूमध्य सागर से उठे पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा हो जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में मावठ कहते हैं। ये रब्बी की फसल के लिए महत्वपूर्ण होती है। रब्बी की फसलों की बात करें तो गेहूं, जौ, चना, सरसों रब्बी की फसलें हो जाएंगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने हैं। जैसे राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी मानसून से होती है। सर्वाधिक औसत वर्षा वाला जिला झालावाड़ होगा। सर्वाधिक जो औसत वर्षा वाला जिला झालावाड़ हो जाएगा। न्यूनतम औसत वर्षा वाला जिला जैसलमेर हो जाएगा। सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग की हम बात करेंगे तो कोटा संभाग होगा। कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां ये जिले इस क्षेत्र में आते हैं। तो सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग कोटा संभाग होगा। न्यूनतम वर्षा वाला संभाग जोधपुर संभाग होगा। राजस्थान में मानसून का प्रत्यावर्तन काल लौटता हुआ मानसून अक्टूबर से मध्य नवंबर तक रहता है, जिसे हम लौटता हुआ मानसून कहते हैं। तो ये राजस्थान की जलवायु हो गई। इसको रटना नहीं है, 1-2 बार पढ़ो, रिवीजन करो, आपके याद हो जाएगा। आगे आने वाली क्लास में हम राजस्थान के जलवायु वर्गीकरण में कोपेन का जलवायु वर्गीकरण देखेंगे, टिवार्था जलवायु वर्गीकरण देखेंगे। तो ये सारा सब कुछ भी हम देख कर चलेंगे, जो मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा। वीडियो देखते देखते आपके याद भी हो जाएगा। वीडियो जितना उसके शेयर करें, वीडियो लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।